Aspirants of UGC NET English Literature, very warm welcome to NS English Academy. This is Sonia. Let's continue our series of major works that actually appeared in your past paper. 7th Jan 2025 जो आपका लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ है यूजीसी नेट का, उसी बेसिकली क्वेश्चन पेपर से 150 प्लस मेजर वर्क्स उठाए गए हैं एंड आई हैव प्रिपेयर्ड लिस्ट फॉर यू ऑल. Each text we are just going to discuss in a detailed manner, so guys you can further prepare yourself for upcoming examination. Finally we reach number 42 now. So let's talk about the defense of poesy, right? Last video में हम लोग 41 अपना लिस्ट कंप्लीट कर चुके थे. Now we going to discuss about number 42, डिफेंस ऑफ पोइजी. जैसे कि आप जानते हैं, इट वॉज रिटन बाय सर फिलिप सिडने. लास्ट जो हमारा एग्जामिनेशन अभी बिफोर दिस सीरीज आई हैव अपलोडेड द सीरीज जिसमें मैंने 18 जून 2024 जो आपका यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन था, उस पर्टिकुलर पेपर में भी it was present in 2 time. It means this really more important for you all, the defense of poesy. So you must understand the facts regarding what exactly we study. Okay, now let's revise. First, Sir Philip Sidney wrote this. Sir Philip Sidney wrote this important. अब मैं आपको बता दूं, सर फिलिप सिडने वॉज एलिजाबेथन कॉर्टियर, पोएट, क्रिटिक एंड सोल्जर्स रहे हैं एंड ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जब रीन था, राइट. और ही कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर. लिटरेरी क्रिटिक्स में आपके फर्स्ट कंसिडर किए जाते हैं सर फिलिप सिडने, और इनका जो द डिफेंस ऑफ पोइजी है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच अराउंड 1580 ही रॉट. 1580 he wrote and published posthumously 1595. Please keep in your mind, it was written during 1580 and it was published 1595 posthumous after the death of Sir Philip Sidney. It is considered the first major piece of literary criticism in English. It was really first piece of literary criticism in English, जिसका full title we have the defense of poesy, also जिसे हम an apology for poetry भी बोलते हैं. It actually written as a response to a Puritan attack. जब प्यूरिटन अटैक हुआ पोएट्री को लेके, स्पेशली स्टीफन गोसोन का जो एक बुक आया था, द स्कूल ऑफ अब्यूज. आई एम जस्ट राइटिंग हियर द स्कूल ऑफ abuse, right? So basically ये प्यूरिटन अटैक था टूवर्ड्स पोएट्री बाय स्टीफन गोसोन, राइट. इसी का आंसर आपके, अच्छा ये आया था 1579 में. इसी का फ्रेंड्स आंसर आपके सर फिलिप सिडने ने दिया टू राइट द डिफेंस ऑफ पोइजी. सो यू अंडरस्टैंड हियर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट और लिटरेरी पीस. एंड फाइनली गाइज, जो आपके फिलिप सिडने हैं, उन्होंने उस समय ड्यूरिंग दैट टाइम जो प्यूरिटन मोरालिटीज़ थी, लाइक स्टीफन गोसोन ने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री था वो करप्ट कर रहा था कहीं ना कहीं मोरल्स को, स्प्रीड कर रहा था फैंटेसीज एंड लाइज इन द सोसाइटी, और डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं रिलीजियस ट्रुथ से. ऐसा एलिगेशन लगाया गया था पोइट्री को लेकर स्टीफन गोसोन के थ्रू, राइट. लेकिन आपके जो फिलिप सिडने हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया. इनफैक्ट ही रिस्पॉन्स ही 5 मेजर कोर आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने दिए, जिसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया व्हाई डू वी स्टडी पोएट्री. तो पोएट्री इज द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ऐसा आपके फिलिप सिडने ने समझाया. इवन बिफोर हिस्ट्री और फिलोसफी पोएट्री एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट. तो बेसिकली उन्होंने यही बताया कि जो फर्स्ट टीचर्स हैं ऑफ मैनकाइंड, पोइट्स वर कौन थे? फर्स्ट टीचर्स ऑफ मैनकाइंड, राइट. पोइट्री बेसिकली टीच करती है और हमें डिलाइट भी करती है. तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडने, जो पोइट्री होता है वो टीच भी करता है, साथ के साथ हमें डिलाइट भी करता है. मतलब कि अ गुड पोएम गिव्स मोरल लेसन्स इन एन इंजॉयबल वे. दिस इज द फैक्ट ऑफ पोइट्री दैट ही एक्चुअली आंसर टू स्टीफन गोसोन, राइट. एंड द थर्ड ही टॉक्ड अबाउट कि जो पोइट्री होती है, इट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री. इट मीन्स जो हिस्ट्री होती है, आप देखेंगे उसमें आप क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट आपको देखने मिलता है. फिलोसफी में क्या पढ़ते हो? अब्स्ट्रैक्ट रूल्स. लेकिन पोइट्री आपको दोनों चीज़ देती है, मतलब कि मोरल टुगेदर,
मीन्स आपको हिस्ट्री एंड फिलोसफी दोनों का एक मिक्सड अप मिलता है पोइट्री में. सो दीज आर दी फैक्ट्स जो आपके फिलिप सिडने ने सजेस्ट किए इन दी आंसर्स टू स्टीफन गुसोन, राइट. और आगे ये बात करते हैं कि जो पोइट होता है उसे एज ए मेकर मानते हैं, यानी कि क्रिएटर मानते हैं. वाई? बिकॉज जो एक न्यू वर्ल्ड की बात की जाती है, मतलब कि नॉट वोट नेचर मैक्स, हम उस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे जो आपके एक प्राकृतिक ने बनाया है, बट वॉट मे बी एंड शुड बी, मतलब वो एक क्या वर्ल्ड होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करने का काम एक पोइट का ही होता है. इट इज़ रियली सम टिपिकल वर्क इट इज़ अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडने. और उन्होंने ये भी बोला आगे कि जो पोइट्री है कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है वर्च्यू एंड इमेजिनेशन. तो हियर आई टॉक्ड अबाउट मल्टीपल आंसर्स जो बेसिकली दिए गए आपके फिलिप सिडने के थ्रू विद द वर्क द डिफेंस ऑफ पोइजी, राइट. आंसर किसको आंसर दिया इन्होंने? स्टीफन गुसोन की द स्कूल ऑफ एब्यूज को, जहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाए टुवर्ड्स पोएट्री. सो हियर वी रिवाइज वंस अगेन मोर फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वर्क. अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ. बेसिकली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है. नाउ लेट्स गो अहेड. फर्स्ट, द फेरी क्वीन. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फेरी क्वीन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में एवरी 6 मंथ पूछा जाता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. फर्स्ट, इट वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. यू मस्ट नो अबाउट इट. एडमंड स्पेंसर का important work it is, and Edmund Spenser was greatest poets of the Elizabethan age. Elizabethan age के greatest poets में consider किए जाते हैं आपके Edmund Spenser, and of course उनको बोला भी जाता है he called actually the poet's poet. I'm just writing here the poet's poet. This also have been asked in examination of your past, so please keep in your mind. He was Renaissance humanist actually, और strong supporter थे कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की, राइट. अभी इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं. तो इस पर्टिकुलर द फेरी क्वीन के अलावा भी इनके सम मेजर वर्क्स है दैट यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज लिस्ट में द फेरी क्वीन है भी. सो लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फेरी क्वीन. फर्स्ट, ये जो फेरी क्वीन है पब्लिश हुआ था 1590. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. और 1519 में इसमें बुक 1 to 3 यानी कि थर्ड, मतलब कि 1 to 3 यानी कि जो बुक्स थी 3 बुक्स तक इसका 1590 पब्लिकेशन है. और उसका जब सेकेंड पार्ट आया 1596. आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लेट मी स्पेस फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो गाइज 1590 में जो पब्लिकेशन हुआ था उसमें बुक 1 to 3 बुक्स पब्लिश हुआ था. 1596 में जब सेकंड इसका पार्ट आया पब्लिकेशन का, देन जो बुक है आपका बुक नंबर 4 से लेके 6 तक आपका पब्लिश हुआ था. और बेसिकली आपके जो एडमंड स्पेंसर है ही प्लान 12 बुक्स, टोटल ये 12 बुक्स प्लान किए थे, बट ओनली 6 इन्होंने कंप्लीट कर पाया था. वाई? बिकॉज ही गॉट डाई. तो 6 कंप्लीट हो पाया था. और बेसिकली फ्रेगमेंट ऑफ बुक 7, जो बुक 7 था उनका वो फ्रेगमेंट में था, मतलब इट वॉज नॉट कंप्लीटेड येट. ओके, सो फाइनली फ्रेगमेंट ओके. तो 7th बुक जो था इनका फ्रेगमेंट में था. ये इनका बेसिकली एक इपिक पोयम है. देखिए इसी तरीके से आपने अपने पास फैक्ट सिक्योर करके रखने हैं, मेन चीज़ें आपको लिख कर रखनी है, और जो कॉन्सेप्ट है उसे अपने माइंड में सस्टेन रखना है. इपिक पोयम है, एलेगरी है, स्पेंसरियन स्टैंजा में इट वॉज रिटन. स्पेंसरियन स्टैंजा, राइट, इट वॉज रिटन, जिसमें आपको 9 लाइन्स मिल जाएंगी, राइट. 9 लाइन्स, 8 इयाम्बिक पेंटामीटर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें 1 अलेक्जेंड्राइन है, राइट. और इनका जो राइमिंग स्कीम रहता है वो AB BC BCC, राइट. सो ओवरऑल जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अभी फर्दर व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर द फेरी क्वीन. बेसिकली इसका पर्पस क्या था? टू राइट, आपके जो एडमंड स्पेंसर हैं, टू राइट दिस द फेरी क्वीन. स्पेंसर रोट द फेरी क्वीन टू ग्लोरीफाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. बेसिकली इन्होंने ये मास्टरपीस दिया था जिससे कि ये ग्लोरीफाई कर सके क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को, एंड प्रेस कर सके कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट वर्च्यूज को, राइट. ही वांटेड टू टीच मोरल एंड क्रिश्चियन वैल्यूज थ्रू एलेगरी. उनका मानना था कि मैं द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिख, नॉट एक्चुअली द फेरी क्वीन को उन्होंने जब इस मास्टरपीस को दिया, एपिक पोएम को दिया, इनका पर्पस यही था, ये चाहते थे टू टीच मोरल एंड क्रिश्चियन वैल्यूज, ताकि वो एलेगरी के थ्रू क्रिश्चियन एज वेल मोरल वैल्यूज लोगों को समझा सके.
इन हिज लेटर टू सर वॉल्टर रैलिक, जब इन्होंने लेटर लिखा सर वॉल्टर रैलिक को, उन्होंने बोला लेटर टू रैलिक, उसका नाम भी द लेटर टू रैलिक है। स्पेंसर ने वहाँ पर यही बात कहा कि जो पोएम्स का गोल है टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्च्यू एंड जेंटल डिसिप्लिन, तो यही एम उन्होंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था कि वाई आई एम जस्ट राइटिंग दिस इंपॉर्टेंट मास्टरपीस एलिगरी, राइट। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बेसिक इन्फो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जो बेसिकली इनका द फेरी क्वीन है। फर्दर इनका जो बुक है उसमें आप देखेंगे ईच बुक प्रेजेंट कर रहा है वन नाइट, जो सिंबलाइज कर रहा है उनके अपने मोरल वर्च्यू को, राइट। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो फेरी क्वीन है, मतलब जिसे ग्लोरियाना, मतलब जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, राइट। सो यहाँ पर आपको कुछ नाइट्स मिल जाएंगे, लाइक मैं 6 नाइट्स की आपको बात बताऊंगी, जैसे रेड क्रॉस नाइट, जो कहीं ना कहीं हॉलीनेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, एक मोरल वर्च्यू के साथ ईच बुक प्रेजेंट कर रही है नाइट को, और वो नाइट जो है सिंबलाइज कर रहा है अपना पर्टिकुलर मोरल वर्च्यू। तो यहाँ पर रेड क्रॉस नाइट हॉलीनेस को कर रहे हैं। और वाई आई एम गोइंग टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज फ्रॉम दिस ऑल्सो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आफ्टर जब 18 जून 2024 एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो कैंसल्ड एग्जामिनेशन था आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, उसको जब रिप्लेस किया गया था 21 अगस्त को जो एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे आपसे द फेरी क्वीन के क्वेश्चंस पुट थे। इट मीन्स आपका अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन एग्जामिनेशन में ग्रेड लेवल पर पूछा जा रहा है। यू मस्ट प्रिपेयर, और यहीं से आपको फैक्ट्स प्रिपेयर करने। यू नेवर नो एग्जामिनर आपको कौन सा फैक्ट्स उठा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट कर दे। सो यू प्लीज मेमोराइज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आई मेंशन हियर। सो बेसिकली मैं कहाँ थी, रेड क्रॉस नाइट पर थी, जो हॉलीनेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद सर ग्योन जो टेम्परेंस को कर रहे थे। ब्रिट मार्ट आती हैं जो फीमेल नाइट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फीमेल नाइट कौन है, ठीक है। ये चैस्टिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर कैम्पवेल ट्रेमोर जो थे वो फ्रेंडशिप को कर रहे थे, एंड सर आर्टिकल जो थे वो जस्टिस को कर रहे थे। दैन नंबर 6 वी हैव सर कैलिडोर, जो कहीं ना कहीं कर्टसी को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हियर यू सी कि सभी जो आपके नाइट्स हैं उनका अपना एक वर्च्यू है जिसके साथ वो जुड़े हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कीप इन योर माइंड। अभी यहाँ पे मोरल क्रिश्चियन वर्च्यू पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर वो इन लेसन्स को एक्चुअली अपनी सोसाइटी में बताना चाहते हैं। प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक सिंबोलिज्म यहाँ पर दिखाया गया है। नेशनलिज्म, एलिजाबेथन ग्लोरी दिखाई गई है, एलेगरी दिखाई गई है ऑफ ह्यूमन सॉल की। ओवरऑल ये सभी आपको थिंग्स देखने मिल जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड जितना इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको रिवाइज करा है, इट इज़ गुड टू गो इफ़ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट वन। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी फैमिलियर कराने वाली हूँ, पर्टिकुलर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दी जो हमारा 43 पॉइंट बेसिकली नंबर है। नाउ लेट्स गो अहेड 44 हुज लिस्ट टू हंट। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको पोएम समझा रही हूँ, राइट। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट, देन वी विल मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, ओके। तो गाइज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोएम से आपको जो बेसिकली पोइट का नेम है हु रॉट दिस पर्टिकुलर एक्चुअली पोएम, सर थॉमस वेट। आई एम जस्ट राइटिंग हियर सर थॉमस वेट, राइट। तो बेसिकली यू मस्ट कीप इन योर माइंड जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सर थॉमस वेट ने दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सर थॉमस वेट वॉज एन इंग्लिश कर्टियर हैं, पोइट हैं ड्यूरिंग ट्यूडर पीरियड। ट्यूडर पीरियड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हेनरी द एट्थ। हेनरी द एट्थ का जब बेसिकली रीन था, तो उस समय पर एक्टिव थे आपका ट्यूडर पीरियड, जहाँ पर आपके सर थॉमस वेट थे। और बेसिकली ये जो आपके सर थॉमस वेट हैं, ही क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द इटालियन सोनेंट फ्रॉम इनटू इंग्लिश, यानी कि इटालियन जो सोनेंट है उसको इंग्लिश में, बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में जो हम इंग्लिश स्टडी करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इटालियन आपके सोनेंट्स को, यानी कि पेट्राचन। तो दैट्स द थिंग यू कीप इन योर माइंड। लेट मी स्पेस फॉर यू सम ब्लैंक स्पेस सो दैट आई कैन मेंशन हियर, ओके। हियर वी कैन डू दिस। सो फाइनली आपके जो सर थॉमस वेट है, इंट्रोड्यूस्ड Italian sonnets into English,
राइट। तो इसका क्रेडिट आपके सर थॉमस वेट को जाता है एंड ही क्लोज फ्रेंड ऑफ हेनरी हार्वर्ड, जो अर्ल ऑफ सरे थे उनके भी ये क्लोज फ्रेंड रहे हैं और कहीं ना कहीं हेल्प किया है डेवलप करने में इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन को, राइट। सो ये आपने फैक्ट्स अपने माइंड में सबसे पहले सिक्योर करके रखने रिगार्डिंग आपके सर थॉमस वेट। सिर्फ मेजर पॉइंट्स वी स्टडीड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज आपको करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनका जो पोयम है बेसिकली हुज लिस्ट टू हंट। तो बेसिकली ये जो इनका पोयम है इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1530। आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1530। लेट मी स्पेस फर्स्ट गाइज। तो गाइज नाउ वी हैव स्पेस। सो बेसिकली ये जो पोयम है सर थॉमस वेट का इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1530s एंड इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1557 तक इसको पब्लिश नहीं किया गया था इन टोटल मिसेलनी, राइट। तो बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है 1557, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, एंड टोटल मिसेलनी, टोटल मिसेलनी, राइट। तो ये बेसिकली क्या है टोटल मिसेलनी, फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है ऑफ इंग्लिश पोएट्री का। तो यहीं पर इसका पहले पब्लिकेशन हुआ है। सो इट इज़ अ पेट्रार्चन सोनेट। ये 14 लाइन्स का बेसिकली पेट्रार्चन सोनेट है और इस पोयम को बेसिकली इसका जो अडॉप्टेशन है ऑफ पेट्रार्चन सोनेट 190, इसका अडेप्टेशन है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर पेट्रार्चन सोनेट 190 का बेसिकली क्या है अडेप्टेशन है। अब ये जो पोयम है ये क्या है, इसका जो बेसिकली एक बेस है, जो एक थीम है, इट इज़ अनरिक्वायर्ड लव। मतलब यहाँ पर ना इसमें पोएट एक ऐसी डियर की कामना कर रहा है। अच्छा, जो डियर है ना इसके अंदर वो कहीं ना कहीं विमेन को शो कर रहा है, एक विमेन को सिंबलाइज कर रहा है इस पोयम के अंदर। तो वो जो डियर, अच्छा होप यू कैन सी नाउ, हाँ, तो वो विमेन को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर रहा है सिंबलाइज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव के बारे में बात किया गया है। मतलब कि जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है हिमसेल्फ टू अ हंटर हु हैज़ बीन चेजिंग अ हिंट, राइट। यानी किसको वो कर रहा है, किसको चेज कर रहा है, फीमेल डियर को। ही इज ट्राई होपलेस एंड गिव अप द चेज, क्योंकि उसको कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब वो उसको चेज ही किए जा रहा है, मतलब वो उसके हाथ में नहीं आ रही। एज आई टोल्ड यू अनरिक्वायर्ड यहाँ पे लव की बात की गई है। वो एक ऐसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है जो उसको बाद में मिलेगा ही नहीं। सो दिस इज द कंप्लीट कोर आइडिया ऑफ दिस हुज लिस्ट टू हंट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। मैंने जितना भी मेजर फैक्ट्स था हियर आई डिस्कस टू यू ऑल। अभी मैं क्वेश्चंस आपके साथ फैमिलियर कराती हूँ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका जो 7th ऑफ जैन को एग्जामिनेशन हुआ है 225 में। अभी 225 में जो जनवरी में एग्जामिनेशन हुआ था आपका इसी साल यूजीसी नेट का, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली यहाँ पे आपसे मैचिंग पूछा है, कुछ पोएट हैं और यहाँ पे कुछ पोएम है, राइट। फर्स्ट वी हैव एडमंड स्पेंसर, एज आई टोल्ड अबाउट द फेरी क्वीन ऑफ दिस। फिलिप सिडने का द डिफेंस ऑफ पॉइजी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल मैनर। एंड हेनरी हार्वर्ड अर्ल ऑफ सरे, यानी कि इनका जो बेसिकली सो क्रूल प्रिजन हाउ कुड बिटाइड, इसको मैं अभी आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे थॉमस वेट का हमने हुज लिस्ट टू हंट, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए, साथ के साथ पॉइंट के बारे में बता दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेनरी हार्वर्ड अर्ल ऑफ सरे के बारे में बात करते हैं और इनकी पोएम के बारे में, ओके। तो बेसिकली फ्रेंड्स यू कैन सी हियर, लेट मी 45 पर है ना हम लोग अभी, यस। सो क्रूल प्रिजन हाउ कुड बी बिटाइड। सो ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट टचिंग सोनेट्स में से एक है। हेनरी हार्वर्ड अर्ल ऑफ सरे जो है, बेसिकली अभी हमने क्वेश्चन पेपर में देखा ना, हेनरी हार्वर्ड ने इसको लिखा है, जो अर्ल ऑफ सरे हैं। ऑथर हैं इनफैक्ट क्यू ट्यूडर पॉइंट है, राइट। आप मान के चलिए कि ट्यूडर पॉइंट में से एक है ये, की ट्यूडर पॉइंट। अभी पीछे भी हम लोगों ने थॉमस वेट के बारे में स्टार्ट किया था, वो भी आपके मतलब ट्यूडर पॉइंट थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट हेनरी हार्वर्ड। इनको ना अर्ल ऑफ सरे बोलते हैं बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश नोबलमैन, सोल्जर एंड पॉइंट ऑफ कोर्स। एंड ये फ्रेंड भी रहे हैं कहीं ना कहीं थॉमस वेट के, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। एंड इन दोनों ने they are actually together credited the introducing the sonnets from into English literature। तो जो इटालियन सोनेट्स थे उनको इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस कराने में इन दोनों ने ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया था। किसने, सर थॉमस वेट एज वेल आपके
हेनरी हावर्ड ने। ओके, दोनों फ्रेंड्स भी हैं और इनके जो सोनेट्स हैं, सोनेट फॉर्म था इनटू इंग्लिश लिटरेचर। तो आप देखेंगे स्पेशली अगर मैं बात करूं, चलिए मैं पहले आपको इस पर्टिकुलर जो पोयम है इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम लोग टॉपिक से ना बहुत जल्दी से जम्बल्ड अप हो जाते हैं, राइट। अभी इनका जो ये पोयम है तो ही रॉट, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका पब्लिकेशन भी टोटल्स मिसेलेनी में ही हुआ था। इसका पब्लिकेशन भी वहीं पर ही हुआ था। और ईयर वी है 1557, सेम ईयर। सोनेट है, 14 लाइंस हैं। और इसमें आपको देखने मिलेगा कि, तो आपने इसका ध्यान में रखना है कि ये जो पोयम था, जब आपके ये जो हेनरी हावर्ड थे व्हेन ही वाज इन विंस्टर, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, विंस, लेट मी इरेजर फर्स्ट, हियर इज सम प्रॉब्लम। ओके, मैं यहाँ स्पेस है तो हियर आई जस्ट राइट हियर विंडसर। ये बेसिकली विंडसर प्रिजन है। तो व्हेन ही वाज इन विंडसर प्रिजन, जब ये आपके हेनरी हावर्ड विंडसर प्रिजन में बंद थे, उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रॉट दिस important poem in which he talked about or he memorized his old days when he was just enjoying with his friends, राइट। विंस्टर जो इनका बेसिकली प्रिजन है उसमें जब ये इंजॉय करते थे विद देयर फ्रेंड्स, सो ही टॉक्ड अबाउट एंड ही मेमोराइज ऑल दैट मेमोरीज इन दैट पर्टिकुलर पोयम। अब वही जगह इनको क्या लगती है, क्रूल प्रिजन इनके लिए क्या हो गई है, इट हैज़ बिकम क्रूल प्रिजन फॉर हिम। ओके, सो दिस इज द मतलब पोएम अबाउट। सो ओवरऑल आप इसमें नॉस्टैल्जिया देखेंगे, जहाँ पर हैप्पी पास्ट को कहीं ना कहीं मेमोराइज किया जा रहा है, उसको रिकलेक्ट किया जा रहा है, राइट। एंड फ्रॉम जॉय टू सॉरो, किस तरीके से जो लाइफ है चेंज हो गई है, हाउ क्विकली जो फॉर्चून है चेंज हो गया है इनटू रॉयल कोर्ट्स। सो दीज आर द थिंग्स ही डिस्कस्ड इन दिस पोएम। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट ऑल फैक्ट्स दैट यू नीड। और एक चीज आपने ध्यान में रखना है, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग व्हेन ही वॉज इन प्रिजन। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 46 जूठन। तो गाइज ये जो आपका जूठन है, इट इज बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित आपके राइटर हैं, और बेसिकली दलित लिटरेचर में वी स्टडी दिस इम्पॉर्टेंट जूठन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल दलित ऑटोबायोग्राफीज में से एक है। दलित ऑटोबायोग्राफीज का पार्ट है ये आपका जूठन। and you please keep in your mind the facts regarding this particular autobiography, because in examination it has been asked many time in a different format. इस बार भी क्या बेसिकली पूछा गया था, मैं भी क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, फैमिलियर कराऊंगी। 1997 इट वाज पब्लिश। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज अ दलित राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं एंड एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ओके, एंड ही वॉज बॉर्न इन बर्ला विलेज, राइट, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। और ही वॉज राइट नाउ प्रेजेंट 1950, मतलब ही वॉज बॉर्न, तो अभी ये नॉट वॉज मैं बोलूँगी, ही एक्टिव एक्चुअली। ही बिलोंग टू वाल्मीकि कास्ट। वाल्मीकि कास्ट से इनका जो बिलोंगिंग है। अभी इनके कुछ मेजर वर्क्स भी हैं जो आपको सफाई देवता, अदर वर्क्स भी हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट कम बैक टू जूठन, कि जो जूठन है इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि द रियल लाइफ स्टोरी है ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि हिमसेल्फ, उनकी खुद की लाइफ है, जिसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड, स्कूलिंग, सोशल ह्यूमिलिएशन एंड स्ट्रगल फॉर डिग्निटी के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल किया, ही डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी जूठन। तो बेसिकली ये जो वर्ड यहाँ पे जो टाइटल लिया गया है जूठन, लिटरली इसका जो मीनिंग है, इट इज़ बचा हुआ खाना, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, इट इज़ कॉल्ड जूठन। स्पेशली दैट विच कंसीडर्ड पॉल्यूटेड, और जिसको इम्प्योर समझा जाता था बाय अपर कास्ट के थ्रू, राइट। सो दिस इज द टाइटल ऑफ इट सेल्फ, और इज नॉट जस्ट फूड। लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफी आया है इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और इसमें जो जूठन टाइटल दिया है, इट इज़ नॉट जस्ट फूड, इट इज़ अ सिंबल ऑफ कास्ट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे किस तरीके से कास्ट ऑपरेशन को सिंबलाइज किया गया है विद द जूठन, लाइक हाउ दलित्स वर फोर्स्ड टू ईट लेफ्ट ओवर फ्रॉम अपर कास्ट फैमिलीज। मतलब कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, और जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी खुद एक्सपीरियंस किया था कि किस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग थे उनको फोर्स करते थे, उनकी कम्युनिटी को फोर्स करते थे, दे ईट दैट लेफ्ट ओवर फूड, राइट। तो ऑफ कोर्स ही टॉक्स अबाउट इन दिस हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दिया, व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट। यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अगर ये ऑटोबायोग्राफी है, यू मस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर करा देती हूँ फर्स्ट, देन वी मूव टूवर्ड्स अहेड।
See guys, this is the question number 66 where they asked about which of the given statements are correct. अभी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन इज अ नॉवल. अब उन्होंने पूछा है फर्स्ट में यहाँ पे दिया है कि क्या यह नॉवल है. कैन यू इमेजिन हाउ मतलब एक माइनर सा डिफरेंसेस रहा है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग में. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं अगर आप ज़रा सा भी चूक कर देते हैं. इट मीन्स यू डन रॉन्गली. अब देखिए नॉवल तो हम सब इसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या ये नॉवल है. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, राइट. तो ऑटोबायोग्राफी है ये. फर्स्ट आपका ऑप्शन रॉन्ग है. जूठन रिप्रेजेंट दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन क्रिटिकल लाइट. तो क्या क्रिटिकल लाइट दिया है. नो, यहाँ पे क्रिटिकल लाइट नहीं दिया है, बल्कि ही शोज रियल ह्यूमन बीइंग विद इमोशंस, डिग्निटी एंड ड्रीम्स. तो आप देखेंगे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में बेसिकली इन्होंने प्रेजेंट किया है जो दलित कम्युनिटी थी, नॉट एज विक्टिम ओनली बट एज रियल ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे क्रिटिकली रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दिया बेसिकली जो दलित कम्युनिटी है उसको. तो वहाँ तो ये बताया गया है कि ही डज नॉट ग्लोरीफाई दैम नॉट डज ही हाइड देयर सफरिंग्स, राइट. तो उन्होंने तो बेसिकली जो आपका एक सोसाइटी है, जो दलित सोसाइटी है, जो उनको एक मतलब पीपल कंसिडर देम इन्फीरियर. जो अपर कास्ट के पीपल है उन्हें किस तरीके से इन्फीरियर कंसिडर कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लाइट देने का कोशिश किया है, नॉट क्रिटिकली. तो ये आपका रॉन्ग है. जूठन इन्यूमरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ दलित इन इंडिपेंडेंस इंडिया. तो फ्रेंड्स, अगर मैं ये स्टेटमेंट आपका देखूं, थोड़ा सा आप इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा. जूठन इनमरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ दलित इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इज इट एब्सोल्युटली राइट? यस फ्रेंड, इट इज राइट स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज आपके जो वाल्मीकि हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो बेसिकली ये जूठन दिया था, तो उन्होंने एग्जैक्ट वे में यही बताया था कि देखिए जो हमारा देश भारत है, इट वाज गॉट इंडिपेंडेंट 1947, राइट. वी ऑल नो अबाउट इट. लेकिन अगर मैं दलित लिटरेचर की बात करूं, दलित पीपल की बात करूं, कास्ट सिस्टम की बात करूं, कास्ट ऑपरेशंस की बात करूं इन इंडियन कल्चर, तो आप देखेंगे कि जो आज़ादी, जो फ्रीडम 1947 इंडिया गॉट, इनको तो वो मिला ही नहीं था. इनके लिए तो वो सिर्फ ओनली ऑन पेपर पर था. इट मीन्स इन लोगों के साथ आफ्टर फ्रीडम भी ये सारा कुछ सफरिंग इनको करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. सो यही चीज़ इन्होंने इन नंबरेट्स किया. इन नंबरेट्स का आप मीनिंग समझते हैं? इट मीन्स चीज़ों को गिनाना, लोगों को बताना कि वो कौन कौन सी बेसिकली डिफिकल्टीज थी दैट वी फेस. सो एग्जैक्टली आपका जो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ राइट है. नेक्स्ट वी हैव जूठन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा दास. तो देखिए ये रॉन्ग है क्योंकि इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश मुखर्जी, राइट. आई एम जस्ट राइटिंग हियर फर्स्ट प्रॉपर नेम ऑफ. तो आप देख सकते हैं कितना माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पे लिखा है अरुण प्रभा. अरुण प्रभा यस, लेकिन उनका कंप्लीट नाम दास नहीं है, मुखर्जी है. यू कैन सी हाउ इट्स रेयर टू फाइंड आउट द एक्चुअल राइटनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट. तो इतना आपको डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है. इट मीन्स आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको बहुत बारीकी से आपको पढ़ने की ज़रूरत है. सी, यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया, जिस स्टूडेंट का ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर है उसने भी यहाँ पे ज़ीरो लगा रखा है, उसका भी राइट आंसर नहीं पुट हुआ था. अभी सारी चीज़ें पता है लेकिन सिर्फ माइनर सी चीज़ से और आपके माइंड में एंजाइटी से आप उस राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाए. तो थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव बनाइए और जो भी फैक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं लिमिटेड कीजिए. मैं ये नहीं बोल रही बहुत सारा स्टडी कीजिए, बट लिमिटेड एंड टू द पॉइंट कंटेंट तैयार कीजिए अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं. सो हियर यू कैन सी अरुण प्रभा मुखर्जी वॉज द ट्रांसलेटर ऑफ जूठन इनटू इंग्लिश. ओके. जूठन क्रिटिक्स द अपर कास्ट. यस, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है अपर क्लास को. तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से इलेबोरेट कर दिया व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन एज वेल दी जूठन के जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझाने थे. अभी वी गाइज लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट 47 व्हाट द थंडर सेड. तो बेसिकली फ्रेंड्स, व्हाट द थंडर सेड, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम टी.एस. एलियट्स, जो आपकी उनकी मॉडर्निस्ट पोयम है द वेस्टलैंड, द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ टी.एस. एलियट, द वेस्टलैंड.
when it was published, the Wasteland 1922. Okay, so basically one of the most asked text भी है आपके यूजीसी नेट का, और इसी का ये बेसिकली पार्ट है आपका द वेस्टलैंड का। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, क्योंकि आपके द वेस्टलैंड बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, तो उसी का 5th पार्ट यानी कि फाइनल जो बेसिकली पार्ट है, इट वॉज व्हाट द थंडर सेड। आपको इन्हें सीक्वेंस में फाइनलाइज करना है सेक्शंस को, तो उसी का फाइनल सेक्शन है ये। एंड व्हाट वी हैव क्रोनोलॉजी, लेट मी रिवाइज फर्स्ट। सबसे पहले द बरियल ऑफ द डेथ, a game of chess, number 2, number 3 the fire sermon, number 4 death by water, and number 5 what the thunder said. So here we talked about chronology because already examination में आपसे पूछा जा चुका है this question based on chronology, so accordingly you have to prepare. Now let's talk about what the thunder said means. तो यहाँ पर ना बेसिकली उपनिषद का जो स्टोरी है, राइट, यानी कि गॉड स्पीक्स टू 3 ग्रुप्स। वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिनसे गॉड ने बात किया, तो एक तो है गॉड्स यानी कि देव, एक है आपके डेमन्स यानी कि जिन्हें असुर बोलते हैं, और एक होते हैं आपके ह्यूमंस यानी कि जो मैन होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने जिनके बारे में उन्होंने संस्कृत में लास्ट में एक लाइन भी आया है, दमयता धन्यधाम दत्ता, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल और कंपनशोनेट और बेसिकली दूसरों को डोनेट करना, जिसका मीनिंग है, तो ये लाइन भी आपसे ऑलरेडी पूछी गई है एग्जामिनेशन में, जो बेसिकली लास्ट है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, संस्कृत में इट वॉज रिटन धम्यता, आपको इसे याद करके रखना है, मेमोराइज रखना है। एंड दयाद्वम, राइट। एंड नंबर 3 भी है, मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा, दत्ता। ओके, क्योंकि ना इसको सीक्वेंस में ही लर्न करके रखना, हो सकता है दे कैन आस्क यू, राइट। नाउ ओनली दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड। अभी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको फैक्ट्स बताए, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको फैमिलियर कराऊंगी। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है, उससे पहले हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स अहेड। डेथ बी नॉट प्राउड। तो फ्रेंड्स चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आया है आपको यहाँ से, मुझे लग रहा था मैचिंग्स में है। सी, identify the poet who has composed the following lines. Ganga was sunken and the limbs leaves waited for rain while the black clouds gathered far distant over Himavat. The jungle crouched hummed in silence. So यहाँ पूछा है बेसिकली ये लाइन किस पोयम ने कंपोज की है। सो दीज आर द लाइन्स फ्रॉम द व्हाट द थंडर सेड from the Wasteland 1922 by T.S. Eliot. Okay, this is the question I have just discussed with you all. अभी हम लोग next जाने वाले हैं Death Be Not Proud. तो basically friends, Death Be Not Proud, it is one of the most famous holy sonnet. ये एक holy sonnet है by आपके जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है ना, जॉन डन द मेटाफिजिकल पोइट, इन्होंने इसे लिखा है डेथ बी नॉट प्राउड। ओके, और ये आपका जो बेसिकली मतलब इनका पोयम है डेथ नॉट बी प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड एक्चुअली इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1609 द पीरियड व्हेन इट वॉज रिटन, एंड 1633 द ईयर व्हेन पोस्थमस इनका ये बेसिकली पब्लिश हुआ था इन सॉन्ग्स एंड सोनेंट्स में। ओके, ये इनका बेसिकली पेट्रार्चन स्टाइल में लिखा गया है, होली सोनेंट्स है, जिसे आप आप देखेंगे इसके अंदर मतलब इन्होंने जो बेसिकली आपके जो जॉन डन है द मेटाफिजिकल पॉइंट है, इन्होंने बताया कि इनफैक्ट ही जस्ट चैलेंज टू द डेथ। तो यहाँ पे इनका बोल्ड चैलेंज देखने मिला है डेथ को, और इन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफाइज किया है डेथ को एज अ पावरलेस बीइंग। क्या बताया डेथ को इन्होंने, पावरलेस बीइंग। अब मैं आपको बता दूं जॉन डन की पोएम्स, इनके सोनेंट्स, इन्हें आपने प्रॉपर मैनर में लाइन टू लाइन स्टडी करना है, बिकॉज फ्रॉम जॉन डन हो गए आपके जितने भी अदर मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर आपको जो लास्ट में 2 क्वेश्चंस मिलते हैं लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर में, जो एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का होता है, जो लास्ट में आपसे प्रॉपर पोएम एंड सोनेट्स पूछा जाता है और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो यहीं से लिए जाते हैं। प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड बी प्रिपेयर्ड। जितना भी जॉन डन का इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप उन्हें लाइन बाय स्टडी कीजिए। तो आपने डेथ बी नॉट प्राउड को भी स्टडी करना है, जो इनका बेसिकली बोल्ड चैलेंज दे रहा है टूवर्ड्स द डेथ को, और जहाँ इन्होंने डेथ को पर्सोनिफाई किया है पावरलेस बीइंग से, यानी कि नॉट समथिंग टू फियर, एक ऐसी चीज़ जिसको लेके डरा नहीं जा सकता, बट समथिंग दैट कैन बी डिफीटेड।
एक ये ऐसी चीज़ है जिसको आप हरा सकते हैं। लोग हमेशा डरते हैं मौत से, डेथ से डरते हैं, बट यहाँ पर जॉर्डन ने बहुत बोल्डली बोला है कि इट इज़ द थिंग दैट कैन बी डिफीटेड, जिसको हम डिफीट कर सकते हैं। यहाँ पे डन ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो डेथ इज़ नॉट माइटी, ये क्यों माइटी नहीं है? बिकॉज दोज हु डाई डोंट ट्रूली डाई, क्योंकि जो मर जाते हैं दोज डाई, वो मतलब रियल में थोड़ी ना डाई हुए हैं, दे सिंपली वेक टू एटर्नल लाइफ इन हेवन। अभी वो कहाँ पर हैं? वो एटर्नल लाइफ में है और वहाँ पे आराम से वो जिंदा हैं, आराम से वो सभी वो कार्य कर रहे हैं जो उनको करना है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ इन्होंने अपनी इस पोयम में बताने की कोशिश की। बहुत ही मेटाफिजिकल टॉपिक इन्होंने लिया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। होप यू अंडरस्टैंड एंड यू प्लीज़ स्टडी लाइन बाय लाइन दिस पर्टिकुलर पोयम बाय आपके जॉर्डन। ओके, इट रियली हेल्प यू। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, उससे पहले मीन्स उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऑप्शंस मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। थाउ हास्ट मैड मी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो बेसिकली फ्रेंड्स इट इज़ ऑल्सो बाय जॉर्डन एंड ये होली सोनेट फर्स्ट है बेसिकली आपका, थाउ हास्ट मैड मी जो टाइटल है बेसिकली इसका कंप्लीट, एंड शेल थाई वर्क डिके, राइट। ये सेम ईयर लिखा गया है एंड सेम ईयर इसको पब्लिश कराया गया है पोस्टमस एंड इन सेम कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। ये इनका एक मेटाफिजिकल आपका जो मेटाफिजिकल पोइट हैं आपके जॉर्डन, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इस सोनेट के अंदर इन्होंने बात किया है, डायरेक्टली टू गॉड से बात कर रहे हैं ये। और स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल एंजाइटी होता है, जो फियर होता है, उसके बारे में इन्होंने बात किया है। जो पनिशमेंट होता है आफ्टर डेथ, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। ही फील्स एक्चुअली कि जो गॉड है, गॉड ने क्रिएट किया है उनको, ठीक है, सिंस आर डिस्ट्रॉइंग हिम, भाई उनको क्रिएट भी किया है, उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड, और आप बोल सकते हो डिवाइन ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बात किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं टॉन बिटवीन सिन एंड साल्वेशन। इनकी जो बॉडी है बहुत वीक हो चुकी है, इनकी सोल बहुत गिल्ट फील कर रही है जो भी कुछ इन्होंने अपने लाइफ टाइम में किया, येट उनके अंदर एक फेथ है कि जो गॉड है वो उनको क्या कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। वाई? बिकॉज गॉड क्रिएट हिम एंड उनको डिस्ट्रॉय भी वही करेंगे। तो ऑफकोर्स गॉड के पास पावर है मर्सी की, डिवाइन ग्रेस वो दे सकते हैं, ठीक है। इन दी होप वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन। होली सोनेट 17। तो बेसिकली फ्रेंड्स होली सोनेट 17 इनका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पोएम्स में से एक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसे भी इन्होंने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1633 पोस्टमस ये पब्लिश हुआ इनका सोनेट। और इस सोनेट में इन्होंने मौन किया है, एक एक मॉर्निंग पोएम है इनका, यानी कि यहाँ पर ये मौन कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं। एक मॉर्निंग पोएम है, इमोशनल पोएम है फॉर हिज वाइफ एनी मोर। इनकी जो वाइफ है एनी मोर की जब डेथ हो जाती है 1617 में, तो इस पर्टिकुलर सोनेट में ये मौन कर रहे हैं। एंड द पोएम एक्सप्रेस हिज डीप सोरो बट ऑल्सो हिज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कि जो उनकी डेथ है वो कहीं ना कहीं क्लोजर टू गॉड, यानी कि अभी जो है जो एक डन का जो प्यार है, जो उनका एक लव है टुवर्ड्स हिज वाइफ, कहीं ना कहीं बिकम मोर डिवाइन एंड मोर प्योर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो वो सेड हो रहे हैं एंड लॉन फील कर रहे हैं, बट लेटर ही एक्सेप्ट की जो उनकी डेथ है, हर डेथ एज अ गॉड्स विल। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भगवान का ये मर्जी है एंड ही बिलीव दैट कि जो ट्रू लव होता है वो कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड दी डेथ। दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम मेटाफिजिकल पॉइंट, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड द वर्ल्ड एटर्नल बात करती हैं, ठीक है। सो यही चीज़ इन्होंने अपनी इस पोएम में डिस्कस किया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर कराती हूँ, सी अभी आपको क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑन जॉन डर्न्स वाइफ हु डेड इन 1617। डायरेक्ट को आपको क्वेश्चन मिला है। अगर आपको कोर आइडिया भी पता था जॉन डन की सम ऑफ मेजर इन पोएम्स का, जो सोनेट्स हैं बेसिकली, तो आप इजीली आंसर कर सकते थे। देखिए ऑप्शन थर्ड होली सोनेट, जिसमें इन्होंने अपनी वाइफ एनी मोर की जब डेथ हो जाती है 1617 में, उसको लेके मौन किया है। पहले सैड हुए हैं, बाद में इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और एग्जैक्टली जो वैल्यू है ट्रू लव की उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया है, राइट। अभी इसके बाद में एट द राउंड अर्ट्स इमेजिन कॉर्नर्स, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, यू माइट गेट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मेरा लिस्ट में भी होगा ये, यू कैन सी 52 नंबर एट द राउंड अर्थ्स इमेजिन्ड कॉर्नर्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जॉर्डन का होली सोनेट 7 है, होली
नेम लिखे ना, हॉली सोनेट इनका ये 7 है, जिसका ये बेसिकली टाइटल है। यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 52, डोंट कंफ्यूज हियर। अच्छा, ये जो इनका बेसिकली पोयम है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो सोनेट है इनका डील कर रहा है क्रिश्चियन बिलीफ से, इन द लास्ट जजमेंट, यानी कि डूम्स डे की बात कर रहा है, जिसे कयामत का दिन बोलते हैं, ठीक है, डूम्स डे की बात, तो लास्ट जजमेंट की बात कर रहा है द क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग, कि जो जब वो डे आएगा व्हेन ऑल द डेड शेल राइज एंड बी जज्ड बाय गॉड, जब सबकी डेथ हो जाएगी तो गॉड उसको जज करेंगे किस तरीके से। तो डन इमेजिन कर रहा है कि अर्थ पर एज राउंड एंड एंजल्स ब्लोइंग यू नो ट्रम्प्स फ्रॉम इट्स कॉर्नर, यानी कि वो सॉल को बुला रहा है, बोथ जो गुड हैं और इविल हैं, किस तरीके से उन्हें गॉड के सामने लेके जाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेसिकली बात की गई है, तो मैं पूरा आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली कोर आइडिया हियर। यू होप अंडरस्टैंड कि यहाँ पर उन्होंने किस बेसिक थिंग की बात किया है, तो सभी कुछ ना कुछ लिटिल बिट डिफरेंट टू ईच अदर। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कंप्लीट 4 मेजर वर्क्स और you guys can say sonnets, holy sonnets by John Donne. Here we talked about, and now let's talk about 53 English in India, its present and future. See, आपको ये जो लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ nowadays as a series, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको कंप्लीट लिटरेचर, जिसमें आपको पोइट्री सेक्शन हो गया, आपकी नॉवेल्स हो गया, आपकी प्लेज हो गया, राइट, आपका अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ओवरऑल जो भी एग्जामिनेशन में आपसे मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने मिक्स्ड मतलब लिस्ट में एज ए प्रिपेयर किया है। तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन आपको मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर वर्क्स एज वेल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो ओवरऑल दिस इज रियली वेरी गुड टू जस्ट प्रैक्टिस दीज with the consistency so that you guys can easily understand the complete syllabus of your, as well you guys can build confidence into, right, so that you have no any kind of anxiety during your examination, right। अभी हम लोग let's move on, अभी हमारा चेंज हो गया है, इंग्लिश इन इंडिया के बारे में बात करते हैं, इट्स प्रेजेंट इन फ्यूचर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये इंग्लिश इन इंडिया इट्स प्रेजेंट इन फ्यूचर, इट वॉज रिटन बाय V.K. गोगोक, आई एम जस्ट राइटिंग हियर V.K. गोकक, ठीक है, जिनका प्रॉपर नेम जो है इट इज़ विनायक कृष्णा गोकक। ये बेसिकली इसका जो पब्लिकेशन है अराउंड 1960s इट वाज पब्लिश, यानी कि मिड 20th सेंचुरी में इसका पब्लिकेशन है, ऐसे है ये, एंड बेस्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म। ओके, सो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट, ये कन्नड़ आपके पोइट हैं जो विनायक कृष्णा गोकक हैं, नॉवेलिस्ट भी रहे हैं एंड क्रिटिक भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, राइट। एंड इन्होंने दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा था अपनी राइटिंग्स को, लाइक कन्नड़ लैंग्वेज एज वेल द इंग्लिश में, एंड इन्हें जनपद अवार्ड भी मिला हुआ है 1990s, ही गॉट 1990 जनपद अवार्ड। वाई एम इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस, क्योंकि दिस रियली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अभी इनका जो ये ऐसे है, जो बेसिकली इनका पर्पस था टू राइट दिस ऐसे, आफ्टर 1947 इंडिया वॉज फ्री, सो मैनी पीपल क्वेश्चन शुड इंग्लिश रिमेन एज आर ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में, नॉट एग्जामिनेशन, ध्यान में रहता है। तो ये जो क्वेश्चन था सभी लोगों के माइंड में था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं V.K. गोगोक ने एनालाइज किया द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिपेंडेंट इंडिया और उसका एडवांटेज, उसका इमिटेशन एंड फ्यूचर रोल के बारे में डिस्कशन किया। तो इस पर्टिकुलर जो इनका ऐसे है इसमें इन्होंने मेन आइडियाज़ दिए हैं, लाइक हिस्टोरिकल रोल बताया है इंग्लिश का इंडियन सोसाइटीज़ में, इंग्लिश को एक लिंग लैंग्वेज के रूप में मतलब एक्सेप्ट किया है, मतलब इंडिया हैज़ मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, आपको पता है इंग्लिश सर्व एज अ कॉमन लिंक, तो कहीं ना कहीं वो लिंक करता है, कनेक्ट करता है ऑल लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को। एंड इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर के बारे में एनालाइज किया है, इसके अंदर किस तरीके से बैलेंस बनाना है, हाउ कैन वी मेक बैलेंस बिटवीन सिचुएशंस जब क्रिएट होगा लाइक डोमिनेंट इंडियन लैंग्वेज, राइट। सो ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने मेन आइडिया एंड सॉल्यूशंस देने की कोशिश की अपने इस ऐसे में। V.K. गोगोक ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ऐसे है, सो दैट्स वाई एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यू कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर 91, दिस इज हु इज़ द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस वॉज 1964, मैंने आपको बताया था ना इट वॉज पब्लिश ड्यूरिंग, तो ऑब्वियसली द एग्जैक्ट ईयर 1964 है एंड इट वॉज रिटन बाय V.K. गोगोक। ओके, सो हियर भी थोड़ा सा प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा होगा ये जो वर्क है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन पेपर बाद में इसका प्रिंट आउट निकलवाया है, तो इसका बहुत लाइट सा हुआ है, मैंने आपको हालांकि रीड करके बता दिया है। अभी लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन 54,
हाउ यू कैन सी कितना अच्छे से हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, सभी चीज़ें हमें मिल रही है, लाइक मेजर वर्क्स किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको किस वर्क के बारे में प्रिपेयर करना है, हर एक चीज़ से मैं आपको फैमिलियर करा रही हूँ, आपको सजेशन दे रही हूँ, प्लीज़ यू मस्ट फॉलो। ओके, नेक्स्ट 54 वी हैव द ग्रिप ऑफ चेंज। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द ग्रिप ऑफ चेंज, अभी फिर से हम लोग आ गए दलित फेमिनिस्ट नॉवल पर। तो ये एक दलित फेमिनिस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है फ्रॉम इंडियन इंग्लिश, राइट। तो इसको एक्चुअली ट्रांसलेटेड किया गया है फ्रॉम तमिल से, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन तमिल। द ग्रिप चेंज, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है, ओरिजिनली इट वॉज इन तमिल एंड इंडियन इंग्लिश इसमें एक्चुअली ट्रांसलेटेड है, और इंग्लिश में द ग्रिप ऑफ चेंज। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट है एंड इट वॉज रिटन बाय, first I would tell you about the publication year 1984, and it was written by P Shivkami. I'm just writing here P Shivkami, the name of author, female author है ये आपकी शिवकामी, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट है इनका, ये तमिलनाडु से बेसिकली इनका एसोसिएशन है पी शिवकामी का, इन्हें आपने अपने माइंड में और सस्टेन करना है, क्योंकि दलित लिटरेचर से भी आपको क्वेश्चन आता है। फर्दर मैं वीडियोस लेकर आऊँगी बेस्ड ऑन दलित लिटरेचर, जिसमें मैं आपको टॉप जो आपके दलित राइटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आई विल सजेस्ट यू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइंड, यू डोंट वरी अबाउट। अभी लेट्स टॉक अबाउट पी शिवकामी। अभी शिवकामी के बारे में बात करते हैं, जो आपकी फेमिनिस्ट हैं और दलित राइटर हैं। शी वॉज द फर्स्ट दलित वुमन एक्चुअली आईएएस ऑफिसर इन तमिलनाडु। फर्स्ट दलित वुमन बनी थी जो आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु की, मैं बनी थी फर्स्ट वन। ओके, और इनकी जो राइटिंग्स आपको देखने मिलेंगी ना, दलित आइडेंटिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी पर बेस्ड होती हैं, एज इनका जो कॉमन थीम है ये। तो बेसिकली अपनी नॉवेल्स के थ्रू ये एक्सप्लोर करती हैं कि जो दलित विमेन है उनको कैसे फेस करना पड़ता है डबल ऑपरेशन। अब देखिए डबल ऑपरेशन कैसे हो गया, एक तो वो विमेन है, इस चीज़ का उनको ऑपरेशन फेस करना पड़ता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसके बाद वो फिर दलित भी हैं, तो इट मीन्स डबल उनको यहाँ पर क्या फेस आउट करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल, राइट। तो शी टॉक्ड अबाउट इन हर एक्चुअली वर्क्स। तो इनका जो ये बेसिकली नॉवल है, इसमें इन्होंने जो सेंटर दिया है, जो सेंटर है बेसिकली इट इज़ एक दलित विमेन होती है थंगम, आई एम जस्ट राइटिंग हियर हर नेम, अजीब सा नेम है थंगम, ठीक है, थंगम उसका नेम है। तो एक दलित विमेन होती है, वो इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अपर कास्ट के थ्रू, उसके हस्बैंड के थ्रू, उसकी इन लॉज की फैमिलीज के थ्रू। तो हियर शी डिस्कस्ड इन हर नॉवल, राइट। तो दिस इज आई थिंक इनफ अबाउट दिस। Here you can just understand about what you have to prepare. Now let's talk about the enchantment fruit. तो बेसिकली फ्रेंड, द इंचेंटेड फ्रूट, दिस इज इंडियन फेमिनिस्ट, अर्ली इंडियन फेमिनिस्ट एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी है। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, बट कीप इन योर माइंड फेमिनिस्ट बेस्ड ऑन, जैसे कि द ग्रिप ऑफ चेंज हम लोगों ने स्टडी किया अभी, जो दलित लिटरेचर एज वेल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है इंचेंटेड फ्रूट, feminist short story, early feminist short story written in English. Okay, now it is by Raj Lakshmi Devi. I'm just writing here the author name, Raj Lakshmi Devi, who wrote this The Enchanted Fruit, right? short story है, एंड यहाँ पर इन्होंने विमेन की एजुकेशन, उनके सुपरस्टिशंस, पेट्रियार्की एंड रैशनैलिटी के बारे में बात किया है। तो मैं आपको फर्स्ट बता दूँ, जो राज लक्ष्मी देवी हैं, शी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फर्स्ट जनरेशन इंडियन विमेन ऑथर्स हु यूज्ड इंग्लिश टू रेज women's social and moral issues. Here you understand about the background of Raj Lakshmi Devi, and ये early Indian women writer हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इनका जो ये शॉर्ट स्टोरी है, जहाँ पर इन्होंने सिम्बोलाइज किया है मोरल स्टोरीज़ को, ये लाइक हाईलाइट किया है कि जो ब्लाइंड फेथ होता है सुपरस्टिशंस को लेके, किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है विमेन की, उनकी खुद की लाइफ को ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में। सो शी टॉक्ड अबाउट, इनफैक्ट शी चैलेंज अबाउट इट। ओके, तो स्टोरी जो है स्टार्ट होती है एक यंग विमेन से, जो कि अननेम्ड है ओवरऑल, और वो एक स्ट्रिक्ट सोशल कस्टम्स में रह रही है, और किस तरीके से मतलब कि उसको एक इंचेंटेड फ्रूट, यानी कि पीपल का एक विश्वास है दैट ईटिंग इट ब्रिंग्स बैड लक ऑफ कर्ड्स, मतलब फालतू में बोल दिया कि अगर आप इसको खा लेंगे तो आपके साथ कुछ बैड हो जाएगा। तो दिस एक्चुअली बिलीफ ऑफ पीपल कहीं ना कहीं प्रिटेंड दैट विमेन डोंट डू दैट वर्क। ओके, तो ये क्या है, दिस इज अ ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस का पार्ट है। सो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड हियर ऑल फैक्ट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट।
मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन भी फैमिलियर कराऊंगी, बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पुट हुआ है। अभी नेक्स्ट 56 वी है पोजिशंस। तो बेसिकली फ्रेंड्स इट इज़ नॉवल and of course the part of post colonial fiction by Kamla Mercantia. Kamla Mercantia, one of most important Indian English writer, may we studied her, and 1963 the year when it was published, 1963. Okay, and it is about clash between east and west cultural conflicts जो होता है ईस्ट एंड वेस्ट बिकॉज ऑफ, तो उसके बारे में इसमें इन्होंने बात किया है। तो इसकी स्टार्टिंग ही कैरोलिन, एक लेडी कैरोलिन होती है जो एक इंग्लिश लेडी होती है, वो किस तरीके से इंडिया में आती है एंड शी टैलेंटेड शेफर्ड बॉय, एक वाल्मीकि होता है, को डिस्कवर करती हैं एंड जो नेचुरली गिफ्टेड पेंटर होता है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट। तो यहाँ पे बिगनिंग होता है, फिर मिडल आता है, फिर एंड होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है पोस्ट कोलोनियल टेंशंस को बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटेन बेसिकली, राइट। एंड इट वॉज बाय कमला मर्केंटिया एज आई टोल्ड यू, सो देयर इज नो नीड टू जस्ट स्टडी मोर अबाउट इट, ओनली कोर आइडिया यू मस्ट नो, ऑथर एज वेल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव क्राई द पिकॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर क्राई द पिकॉक। इट इज बाय of course Anita Desai, the author of this, Anita Desai. Let's talk about this, also published 1963, राइट। एंड अनीता देसाई का फेमिनिस्ट नॉवल है, साइकोलॉजिकल, बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है, क्योंकि इनर थॉट्स यहाँ पर इमोशंस को डोमिनेट किया है, नैरेटिव बनाया है। तो इस नॉवल में आप देखेंगे कि जो एक माया होती है, मतलब इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो माया के पर्सपेक्टिव से ये नॉवल दिखाया गया है एंड सिंबलाइज किया गया है उसका लॉनलीनेस, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ द नॉवल की जो एक माया होती है और उसका हस्बैंड होता है वो डाई एक्चुअली 4th ईयर ऑफ मैरिज ऑफ दैम। तो ओवरऑल यहाँ पे उसी पर बेस दिखाया है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में से एक है जहाँ पे फीमेल साइकोलॉजी को बेसिकली बेस बनाया गया है और यहाँ पर मेंटल जो इलनेस है उसको कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। अभी आपको मैंने ये 4 नंबर्स ऑफ फेमिनिस्ट टेक्स्ट, आप बोल सकते हो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से फेमिनिस्ट टेक्स्ट को फोकस कर रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन क्या था आपसे एग्जामिनेशन में, सी द मैचिंग क्वेश्चन। देखिए मैचिंग क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, कुछ ना कुछ उसका कोर आइडिया होता है। कई बार सेम टाइटल होता है और वी कंफ्यूज कि वो कहाँ से है, तो हमेशा उसका जो एक थीम है, जो एक आपको उसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, तो आप उससे उसको बेसिकली क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, एब्सोल्युटली राइट जाएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 92, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड। यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं और उनके कुछ टेक्स्ट हैं। तो द ग्रिप ऑफ चेंज, द इंचेंटेड फ्रूट, पोजेसन एंड क्राई द पिकॉक, ऑल जो 4 नंबर्स ऑफ वर्क हैं यहाँ पे फीमेल ऑथर्स ने जो भी दिए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं विमेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, विमेन के एक्सप्लॉइटेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कॉमन चीज़ है, अकॉर्डिंगली आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने सबके पूरे चारों के बारे में आपको डिस्कस कर दिया इन डिटेल मैनर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 58 नंबर पर हम पहुँच चुके हैं, फर्स्ट फॉलियो ऑफ शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स बेसिकली फर्स्ट फॉलियो ऑफ शेक्सपियर जिसका एसोसिएशन है 1623 द ईयर से, ये इनका बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है जिसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट, आप देखेंगे कि मिस्टर विलियम शेक्सपियर का जो कॉमेडीज़ हैं, हिस्ट्रीज़ हैं, जो ट्रेजिडीज़ हैं, मतलब इनके फर्स्ट फॉलियो में, यानी कि 7 ईयर आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ, इनकी 1616 में डेथ हो गई थी, 1623 में ये पब्लिश हुआ था। इनका पब्लिशर बेसिकली पब्लिकेशन है ये इनका, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसको लेकर कि बेसिकली ये कब आया था। तो इनका जो फर्स्ट फॉलियो है 1623 में आया था, आफ्टर द डेथ, यानी कि पोस्टमस आया था विलियम शेक्सपियर की डेथ के 7 ईयर्स आफ्टर, राइट। और इसके जो पब्लिशर थे वो जॉन हैमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल थे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें ना आपको जो प्लेज मिल जाएंगे, मतलब कि इनके इस पर्टिकुलर जो पब्लिकेशन है इसमें आपको इनके टोटल 36 प्लेज मिल जाएंगे आपके विलियम शेक्सपियर के, जिसमें इनकी ट्रेजेडी, इनकी हिस्ट्री प्लेज और इनकी कॉमेडीज़ भी इंक्लूडेड है। अभी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पुट होने लगा है कि उन 36 प्लेज में से जो फर्स्ट फॉलियो में आए थे वो कौन कौन से टाइटल हैं, तो आपने इसको प्रॉपरली स्टडी करना है। मैंने आपको मेन बता दिया। बेसिकली जो टर्म फॉलियो है वो एक लार्ज पेज साइज को ही बोला जाता है, जहाँ पर फुल शीट ऑफ पेपर वॉन्स, एक तरह से आप बोलेंगे किसी बड़ी चीज़ को मतलब सिक्योर करके रखना। तो ओवरऑल 36 प्ले ओवरऑल यहाँ पर इनके हैं, जिसमें लाइक मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया, 12 नाइट हो गया, सम ऑफ हिज कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज इनके, रिचर्ड द थर्ड, रिचर्ड द फोर्थ,
उसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ट्रेजेडीज में हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट ओवरऑल आपको इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनेशन में, बट यू मस्ट नो। क्वेश्चन नंबर 95 वी आर, द फर्स्ट फॉली ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन, तो 1623 में आया था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल द एक्सप्लेनेशन आई हैव गेव यू ऑल। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स 59, द चाइल्डहुड ऑफ जेसस। तो गाइज, द चाइल्डहुड ऑफ जेसस, दिस इज बाय जेएम क्वाइटजी। जेएम क्वाइटजी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जेएम क्वाइटजी ने इसको लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल नॉवल है इनका 21st सेंचुरी का, जिसे 2013 में पब्लिश कराया है। एंड ये आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इनका एक ये फिलोसॉफिकल नॉवल है, एंड ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट भी है इनकी ट्रिलॉजी का, जिसका नाम है कॉटजीज जीसस ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे, द स्कॉलर डे ऑफ जीसस जो इनका 2016 में आया है, द डेथ ऑफ जेसस 2019 में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस। फर्स्ट पार्ट है ये इनका, किसका? कॉटजीज जीसस ट्रिलॉजी। इनका एक जीसस ट्रिलॉजी करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीट 3 पार्ट्स, क्योंकि यू डोंट नो द माइंड ऑफ एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है दे कैन आस्क यू, ठीक है। तो जीसस ट्रिलॉजी जन बेसिकली पार्ट मेन टाइटल है, जिसका फर्स्ट पार्ट है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, सेकेंड पार्ट है इसका द स्कॉलर डे। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, देखिए फर्स्ट तो यहाँ मेंशन है, एंड द सेकेंड वन द स्कूल डेज, सॉरी द स्कूल डेज ऑफ जेसस, राइट। दिस इज द सेकेंड पार्ट जो इनका 2016 में आया था। एंड जो इसका थर्ड वन है द डेथ ऑफ जेसस, द डेथ ऑफ जेसस। इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 2019 में है। सो ओवरऑल मैंने ट्रिलॉजी के तीनों पार्ट्स आपको बता दिए। जीएम क्वाइटजी का है, इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी का नॉवल है, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल नॉवल है, नॉट साइकोलॉजिकल। तो ये जो नॉवल है ना, इसमें आपको सीमन एंड डेविड मिल जाएंगे, जो 2 रिफ्यूजीज होते हैं, मतलब कि हु अराइव्स इन अ न्यू कंट्री, राइट। तो न्यू कंट्री में आए आफ्टर क्रॉसिंग द सी, तो उनके बारे में स्टोरी है। तो बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी मच रिगार्डिंग दिस स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टाइटल बेस्ड पूछा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली टाइटल इटसेल्फ एंड व्हाट एग्जैक्टली द ट्रिलॉजी इट इज, और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं आई हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन नंबर 60, द गो बिटवीन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द गो बिटवीन ये आपका एल.पी. हार्टले, मैं लिख देती हूँ हार्टले, एल.पी. हार्टले। मैं अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी, इन्होंने इसके ऑथर हैं ये हार्टले, ठीक है। तो अ वेरी सिग्निफिकेंट 20th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवल है ये, 20th सेंचुरी का ब्रिटिश नॉवल है, जिसे 1953 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश, एक कमिंग ऑफ एज नॉवल है, साइकोलॉजिकल सोशल नॉवल है बेसिकली। और यहाँ आप देखेंगे कि ल्यू कॉल्स्टन जो एक मिडिल एज मैन होता है, और किस तरीके से ही फाइंड हिज डायरी फ्रॉम द ईयर 1900 की, ठीक है। तो अभी वो उस डायरी के ज़रिए, थ्रू दिस डायरी, वो अपना जो उसका एक चाइल्डहुड था उन दिनों को याद करता है, जब वो व्हेन ही वाज 12 years old। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट नॉवल की, ठीक है। तो दिस थिंग टू कीप इन योर माइंड, 20th सेंचुरी का इंपॉर्टेंट नॉवल है बाय एल.पी. हार्टले। अभी नेक्स्ट वी हैव ब्राइड्स हैड रिविजिटेड, Brides had revisited. So basically friends, it is by Evelyn Waugh. I'm just writing here the name of author, Evelyn Waugh, right? Evelyn Waugh, the most famous British आपकी novels हैं 20th century की, basically Brideshead Revisited and 1945 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, क्या कॉमन मिला कि जितना भी आपका मतलब 20th एंड 21st सेंचुरी का जो नॉवेल्स है उसके बारे में यहाँ पे बात किया है, सम ऑफ राइटर्स हैं, और बेस्ड ऑन मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को रिकलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टोरी है इसमें भी नरेट किया गया है, चार्ल्स राइडर है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के थ्रू क्या फाइंड करते हैं हिमसेल्फ को, उनको देखते हैं कि किस तरीके से मतलब कि जो उनका जो घर है और उनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, राइट, बेसिकली जिस फैमिली से, तो एक तरह से आप देखेंगे कि फ्लैशबैक्स, उनका यूथ का जो फ्लैशबैक्स है, मतलब एक पास्ट मेमोरीज को रिमाइंड किया जा रहा है इन सभी नॉवेल्स में जो मैंने अभी 28 चाइल्डहुड जेसस, द गो बिटवीन और आपका ब्राइड्स हैड रिविजिटेड दिखाया। भी मैं एक और दिखाऊंगी और मैं फिर आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एवलिन वॉग ने इसे लिखा है, और अगेन इसमें आप देखेंगे कि पास्ट जो बेसिकली ओल्ड फ्रेंड्स एंड होम है उसी को फ्लैशबैक में
यूथ में दिखाया जा रहा है, यूथ के ब्लैक फ्लैशबैक में, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव, तो बेसिकली फ्रेंड्स हम अमेरिकन लिटरेचर पर आ गए इस पर्टिकुलर नॉवल के साथ। 62 द कैचर इन द रे, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीट होता है हर 6 मंथ्स में। आप इस पर्टिकुलर इसका टाइटल देख लीजिएगा एग्जाम में, अमेरिकन लिटरेचर, एंड अ फेवरेट है यूजीसी नेट, ऑफ कोर्स पीजीटी, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें एज ए टाइटल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल से पूछा जाता है, जिसे जेडी सैलिंगनर ने लिखा है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर द ऑथर नेम जेडी सैलिंगनर, ठीक है। तो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन है। 1951 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिस इंपॉर्टेंट, जिससे बेसिकली कमिंग ऑफ एज नॉवल भी बोला जाता है। इसमें ना स्टोरी नरेट किया गया है होल्डन कलीफील्ड, तो इनके कैरेक्टर से भी, इस पर्टिकुलर नॉवल के कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि ये जो नॉवल है आपसे किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। तो होल्डन कलीफील्ड, मैंने इनको कलीफ्लावर करके याद किया हुआ था। द कैचर इन द रे में जो होल्डन कलीफील्ड हैं, ये बेसिकली नरेट कर रहे हैं स्टोरी को, नरेटेड की गई है इनके द्वारा, इनके थ्रू। और मेंटल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली फ्रॉम मेंटल इंस्टीट्यूशन से। तो क्या होता है इसके अंदर, मतलब अगेन यहाँ पर यही चीज़ दिखाया गया है कि फीलिंग अलॉन, डिसइल्यूजन, हॉल्डन लीव्स, किस तरीके से स्कूल छोड़ देता है अर्ली जब, एंड वॉन्डर्स थ्रू न्यूयॉर्क सिटी फॉर सेवरल डेज। तो ओवरऑल दिस इज द स्टोरी अबाउट, ठीक है। आपने 2 से 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो कैरेक्टर्स ध्यान में रखने हैं इस पर्टिकुलर नॉवल से, इसका टाइटल इटसेल्फ, एंड ऑथर, एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये 4 और 5 थिंग्स यू प्लीज कीप इन योर माइंड। यू डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन, नॉट अगर, डेफिनेटली क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम, सॉरी, इन योर एग्जामिनेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर करा दूं। बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सी दिस इज द 98 क्वेश्चन। आपको पता है क्रोनोलॉजी, मैचिंग्स तो ओवरऑल भरा ही रहता है पेपर आपका यूजीसी नेट का, बट यू मस्ट नो वो सभी मेजर वर्क्स, अगर आपको उसका ईयर पता है, इफ़ यू नो द राइटर इटसेल्फ, इफ़ यू नो द टाइटल एज वेल द थीम एंड द कोर आइडिया, सो यू आंसर ऑल टाइप ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। द चाइल्डहुड ऑफ जेसस वी हैव टॉक्ड अबाउट, डिस्कस्ड द गो बिटवीन बिकडिया एंड ब्राइड्स हेड रिविजिटेड भी मैंने आपको भी डिस्कस करा दिया। द कैचर इन द री भी करा दिया, एंड यू गाइज कैन सी एंड यू मैच देम इन ईजीएस्ट मैनर विद इट्स ऑथर, ओके। अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, अलाइव। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अलाइव जिसका सब टाइटल वी हैव द आई ऑफ द स्टॉर्म, द आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। ये पैट्रिक वाइट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पैट्रिक वाइट का इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नॉवल है, जिसका पब्लिकेशन है 1973। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी से बिलोंग करती हैं पेट्रिका वाइट। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू नाउ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में भी आपको समझाया था कि वी हैव डन overall literatures with the help of these major works, right, and based on your past paper, right. Now this is Nobel Prize, आपको मैं बता दूं, पेट्रिका वाइट, सेम ईयर शी वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि जो आपकी पैट्रिक वाइट है, इनको 1973 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। NPL वॉन, बेसिकली विनिंग आपकी ऑथर हैं ये, ऑस्ट्रेलियन, एंड सेम ईयर इनका जो बेसिकली ये नॉवल है, ये इनका नॉवल में इन्होंने कंट्रीब्यूट दिया था, ठीक है। तो सेम ईयर है ये जो नॉवल भी, और इनको जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पैट्रिक वाइट की बात करूँ तो शी वॉज नॉट ही, शी वॉज, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, इनके नेम से कंफ्यूज मत होना, पैट्रिक वाइट, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1973, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इनका जो ये बेसिकली अ लाइफ, अच्छा ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इनका ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको आंसर तभी मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने पैट्रिक वाइट के वॉस हो गया, राइडर इन द चैरियट हो गया, द सॉलिड मंडाला हो गया, द आई ऑफ द स्टॉर्म हो गया, जो बेसिकली एक्चुअली यही है, दिस वन द फ्रिंग्स ऑफ लीव्स हो गया। सो ओवरऑल आपको इनके वर्क्स देख के जाने हैं, पैट्रिक वाइट के 5 और 6 नंबर्स ऑफ वर्क का क्रोनोलॉजी अपने पास सस्टेन करके रखना, इट रियली हेल्प यू। अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। So guys, Long Walk to Freedom, one of most powerful autobiographies of 20th century। तो basically 20th century का ये autobiography है। अभी आपको यहाँ पे क्या समझ आया, what you have actually understood here,
सो हियर यू अंडरस्टूड कि आपने ऑटोबायोग्राफीज़ का कंप्लीट लिस्ट अपने पास सिक्योर करना है. एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर विद ऑल माई व्यूअर्स. इफ़ यू नॉट वॉच येट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन जहाँ मैंने मेजर लिस्ट आपको सजेस्ट किया है ऑटोबायोग्राफीज़ का, प्लीज़ कॉमेंट मी बिलो सो दैट आई विल सजेस्ट यू दैट पर्टिकुलर प्ले लिस्ट और वीडियो. आप देख लें उसको और अपने पास सिक्योर कर लें, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी से आप देख रहे हैं अभी 18 जून को भी हमने जो पेपर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था उसका लिस्ट, वहाँ भी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन था. एंड अगेन यू गेट द क्वेश्चन. तो अगर आपको नॉलेज है टाइटल की, ये जो टाइटल है ये ऑटोबायोग्राफीज़ है कि क्या है, तो आप 2 और 3 क्वेश्चंस अपने राइट कर सकते हैं विद ओनली द नॉलेज यू हैव. ओके, तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियोज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी. प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. ओवरऑल लेट्स कम बैक. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है. नाउ 20th सेंचुरी का है. 1994 बेसिकली द पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विच वॉज रिटन बाय नेल्सन मंडेला. आई एम जस्ट राइटिंग हियर नेल्सन मंडेला. ठीक है, नेल्सन मंडेला ने इसको लिखा है. एंड साउथ अफ्रीका बेसिकली इनका नेशनैलिटी है. एंड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, लीडर भी रहे हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के. एंड 27 ईयर्स इन प्रिजन में भी इन्होंने काटा है. एंड ही वॉन नोबल पीस प्राइज. प्लीज़ कीप इन योर माइंड नोबल पीस प्राइज इन 1993. ठीक है, नॉट नोबल प्राइज की मैं बात कर रही हूँ, नोबल पीस प्राइज ही वॉन. ओके, सो दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ओवरऑल राइट. सो here we talked about this. Now let's talk about my experiments with truth. So मैं आपको बता दूँ ये भी आपका ऑटोबायोग्राफी है, right? And this is by महात्मा गांधी, MK गांधी ने इसको लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. और मैं आपको बता दूँ जो अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ है ना आफ्टर दिस, उसमें भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था. विच एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब कि 7 जनवरी या फिर इस एग्जामिनेशन के बाद जो आपका 27 को हुआ है, अभी जो लास्ट हुआ है, तो शायद से उस पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ करके, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ. तो ये आपका बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है. एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महादेव देसाई. महादेव देसाई द पर्सन हु ट्रांसलेटेड दिस इनटू इंग्लिश, राइट. तो ओवरऑल ये ऑटोबायोग्राफी है. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, फादर ऑफ द नेशन के थ्रू इसको लिखा गया है, राइट. एंड इसमें बेसिकली रिकॉर्ड्स हैं गांधी जी की स्पिरिचुअल एंड मोरल जर्नी के, रेदर देन जस्टिस पॉलिटिकल इवेंट्स. तो पॉलिटिकल इवेंट्स को ना मतलब इसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया, अदरवाइज उनकी स्पिरिचुअल एंड मोरल जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया गया इस वर्क के अंदर. और इम्पॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है. एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन यू मस्ट कीप इन योर माइंड. व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन? आई थिंक आई डोंट टेल यू ना. 1927. हाँ, 1927 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश. ओके, नेक्स्ट वी हैव अकरमाशी. अकरमशी द आउटकास्ट. तो बेसिकली फ्रेंड्स, अकरमशी द आउटकास्ट दलित लिटरेचर का पार्ट है एंड ऑफ कोर्स ऑटोबायोग्राफी है. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. मोस्ट पावरफुल मराठी दलित ऑटोबायोग्राफीज है अकरमशी. ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन मराठी, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है, मराठी. एंड हु रॉट दिस इंपॉर्टेंट पीस? द ऑथर वी हैव शरण कुमार लिम्बाले. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, शरण कुमार लिम्बाले, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दलित राइटर्स में से एक है. ठीक है, मराठी में लिखते हैं. और इसका फर्स्ट जो पब्लिकेशन है वो 1984 है. 1984 प्लीज़ कीप इन योर माइंड. इसका ट्रांसलेशन भी आया होगा इंग्लिश में ज़रूर. और संतोष भूमकर बेसिकली ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अकरमशी को, जिसका इंग्लिश टाइटल है द आउटकास्ट. और इसका जो ईयर है वो है 2003. तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ओरिजिनल व्हेन इट वाज रिटन, और इसको फर्स्ट पब्लिश कब कराया है, और इसका ट्रांसलेशन कब हुआ है. ठीक है, तो ऑफकोर्स इट इज़ ऑटोबायोग्राफी जहाँ पर इन्होंने मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताया है. तो जो आपके शरण कुमार लिम्बाले हैं अभी भी प्रेजेंट हैं, लीडिंग दलित राइटर हैं, क्रिटिक हैं, थियरिस्ट भी हैं, और दलित एस्थेटिक्स की बात करते हैं. और ये बिलोंग्स टू माहर कम्युनिटी. बेसिकली दलित कम्युनिटी को ही माहर कम्युनिटी बोला जाता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, मुंबई से इनका बिलोंगिंग है. और इनकी जो बेसिकली मदर थी वो भी दलित थी. एंड हिज फादर वॉज हाई कास्ट लैंडलॉर्ड, मतलब पातिल.
ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनके जो वर्क है, ये जो इनके अलावा जो इन्होंने वर्क्स दिए हैं उन्हें भी आपने देखना है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने मतलब इन्हें हाफ कास्ट कंसिडर किया जाता है, दलित लिटरेचर को किस तरीके से हाफ कास्ट यानी कि इलेजिटिमेट। अकरमाशी का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हाफ कास्ट, तो वही इन्होंने सिंबलाइज किया है किस तरीके से सोशली इनको रिजेक्ट किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस किया है। ओवरऑल ही डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो लिम्बाले के थ्रू ही इसको नरेट किया गया है। हियर वी टॉक्ड अबाउट ऑटोबायोग्राफी। सो नंबर 4 बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया है। अभी आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, सी क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। अभी ऑटोबायोग्राफी कौन सा नहीं है, तो क्या आप टाइटल सिर्फ देख कर इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी है या नहीं है? उससे पहले आपको प्रैक्टिस में लेना ज़रूरी होता है। आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू एटलीस्ट वंस आपको उसको टाइटल को आपने पढ़ाओ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ लिस्ट प्रिपेयर अपने पास रखिए, सो दैट आपने एटलीस्ट वंस, अगर रिवाइज भी नहीं किया एटलीस्ट आप वंस उसको देख तो लेंगे कि हाँ ये ऑटोबायोग्राफी है। तो अभी यहाँ पे पैट्रिक वाइट का जो अ लाइफ है, दिस इज़ नॉट द आई थिंक ऑटोबायोग्राफी। सिर्फ एक यही नहीं है क्योंकि ये इनका फिलोसॉफिकल नॉवल था, है ना। अभी हम लोगों ने पीछे बात किया अदरवाइज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, अकरमशी आपके शरण कुमार लिम्बाले, ये तीनों ही ऑटोबायोग्राफीज के पार्ट है। तो इस तरीके से ऑटोबायोग्राफी से हर 6 मंथ्स में आपसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है। ओवरऑल आपसे वो टाइटल आपको देते हैं एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो ऑटोबायोग्राफी अदरवाइज वोट एग्जैक्टली इट इज़। तो कई बार आपको एलिमिनेशन, कई बार आपको सिलेक्शन से आंसर मिल ही जाता है अगर आपको सिर्फ लिस्ट पता है ऑटोबायोग्राफीज की। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दिया। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन नंबर 68, माई सन्स फादर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, माई सन्स फादर, इट इज वाई डॉम्स मोरियाज। ठीक है, ये प्रोमिनेंट फिगर हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, राइट। सो बेसिकली आपने इनको ध्यान में रखना है। 1968 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश, राइट। क्या है ये इनका? बेसिकली इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी एंड द पार्ट ऑफ मेमोर, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, बट ट्रस्ट मी दिस इज अनदर क्वेश्चन, राइट। तो ऑटोबायोग्राफी है ये। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि इसमें इन्होंने बेसिकली कन्फेशनल एंड रिफ्लेक्टिव टोन में इसको लिखा है। लाइक इन्होंने नरेट किया है अपने चाइल्डहुड को, डॉम मॉरिस ने ऑफ कोर्स, अपनी एजुकेशन को, फैमिली लाइफ को, ट्रैवल्स को एंड इमोशनल स्ट्रगल जो भी उनको थ्रू लाइफ मिला। तो ओवरऑल इन्होंने डिस्कस किया है अपने इस माई सन्स फादर में। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो द नेक्स्ट वन वी हैव ऑल थ्रू द गांधीयन इरा, ऑल थ्रू द गांधीयन इरा। तो बेसिकली फ्रेंड्स 69 ऑल थ्रू द गांधीयन इरा, इट वॉज पोयम, राइट, एंड रिटन बाय, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इनका नेम, A.S. इयंगर, इयंगर, ठीक है, इयंगर, इयंगर इनका नाम है एंड पोयम है इट वॉज। और इसमें ना गांधीयन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंग्लिश पोइट्री के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूँ ये इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जो आपके A.S. इयंगर हैं, इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड एडिटर हैं। और इनका कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंग है वो अर्ली जनरेशन्स ऑफ इंडियन पोइट्स राइटिंग से है। एंड ये जो इनका पोएम है ड्यूरिंग गांधीयन पीरियड के लिखा गया है, जब महात्मा गांधी आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी डीपली इन्फ्लुएंस थे इंडियन लाइफ में। तो उस ड्यूरिंग इट वॉज रिटन एंड देयर इज नो नीड टू स्टडी इन डिटेल मैनर, ओनली टाइटल एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, लाइक द जेंडर इज पोएम एंड रिटन बाय, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। मैंने ड्यूरिंग भी बता दिया, व्हेन इट वाज रिटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 17 और ये मेरा वीडियो का आज लास्ट होगा। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। माई गॉड डैड यंग। तो बेसिकली फ्रेंड्स इट वॉज द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। देखिए कितनी सारी ऑटोबायोग्राफी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर लिस्ट से भी प्रिपेयर हो गया। तो सी माई गॉड डेड यंग, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। शशि ब्राता ने इसको लिखा है। इसकी जो ऑथर है वो है सस्थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सस्थी, अजीब से नेम होते हैं इनके, सस्थी ब्राता, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑथर की लाइफ के बारे में, बेसिकली जो ऑथर की लाइफ है उसके बारे में डिस्कस होता है ऑटोबायोग्राफी में। एज यू नो 1968 द पब्लिकेशन है इसका
और जो आपकी ये शशि ब्राता हैं, ये इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड ऑटोबायोग्राफर भी हैं, और ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल से, एंड नॉन फॉर हिज बोल्ड रिबेलियस स्टाइल, बेसिकली कंट्रोवर्शियल राइटिंग्स के लिए हम इनको जानते हैं। एंड इनके अदर वर्क्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, आप प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा एक बार से। एंड ये जो इनका बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, इट अगेन रिटन इन द कन्फेशनल स्टाइल। कन्फेशनल आप समझते हैं, हम कभी जब कन्फेस करते हैं, जब हमारी लाइफ का कुछ एक ऐसा ट्रेजेडी या कुछ हमारी लाइफ का एक ऐसा पर्सनल इवेंट रहता है दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स इन अ ईजिएस्ट मैनर, इट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू कन्फेस। तो यहाँ पर ये कन्फेस कर रहे हैं, इट इज़ रियली वेरी बिग डील टू जस्ट कन्फेस इन फ्रंट ऑफ रीडर्स। तो वही काम यहाँ पर करा है। एज आई टोल्ड यू कि कंट्रोवर्शियल इनके थीम्स रहते हैं अपनी राइटिंग्स में, किनके, शशि ब्राता के, ठीक है। तो ओवरऑल ये इनका जो माई गॉड डैड यंग, इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो इन्होंने कन्फेशनल स्टाइल में लिखा है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में बन जाते हैं। अभी चलिए मैं आपको क्वेश्चन से फैमिलियर करा दूँ। बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं 102, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट लिस्ट एंड द सेकेंड आपको ऑथर दे रखे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे लग रहा है सभी ऑटोबायोग्राफीज हैं, एंड यहाँ उनके राइटर्स हैं। निरासी चौधरी का भी अभी एक हमारे पास बचता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। चलिए मैं लास्ट आपको योर बता दी दूँ, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 71 बेसिकली 71 से हम लोग कल जाएंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगी। और मैं आपको बता दूं पूरे पेपर में टोटल जो आपकी लिस्ट बना है पूरे पेपर की, जो मैं अगर मेजर वर्क्स आपको बताऊं टोटल, सो वी हैव 168। सी 168 आपको वर्क्स मिलने वाले हैं। 168 वर्क्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू हैव डन योर प्रिपरेशन। सिर्फ ये मेजर वर्क्स में आपको अभी फोकस कर रही हूँ। सी अभी आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन में, टर्म्स पूछी जाती है, लिटरेरी टर्म्स, कितने सारे क्वेश्चंस अभी हमारे बचते हैं। सी अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके अभी जैसे आपका कोई भी पीरियड को लेके, लाइक ब्रिटिश, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एज, राइट, एंशियंट पीरियड के बारे में, और आपका एलिजाबेथन एज, एजेस को लेकर भी आपसे क्रोनोलॉजी एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स देके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी वो पार्ट्स तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। ओनली मेजर वर्क्स वी हैव 168। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को इसी न्यू वे में स्टाइल से अगर आप तैयारी करते हैं तो यू रियली डन ग्रेट। और सबसे बड़ी बात ये, आप अपने एग्जामिनेशन के रेलिवेंट टू द पॉइंट कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। एज जितना भी आपका जो एक्सीलेंट जिसे आप बोलेंगे एस्पिरेंट्स है लिटरेचर का, वो PYQs को ज़रूर से प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ द वे by which you guys can practicing your PYQs as well. Just build confidence into in you. Okay, now next we will meet in next video guys, जहाँ मैं आपसे कवर कराने वाली हूँ more than जो आपके 71 से स्टार्ट होंगे, और जो भी मैं आपसे निरासी चौधरी का बोल रही थी वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट ही निरासी चौधरी के उसके वॉक से ही करने वाली हूँ। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू वांट ऑटोबायोग्राफी लिस्ट। ओके, if you're new to my channel, don't please feel conjuicy while just subscribing my channel and like the video please, क्योंकि it gives me मोटिवेशन, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए न्यू एंड एक्सीलेंट टॉपिक्स लेकर आऊँ, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल जाए। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। चल दैन, बाय बाय।